Hello and welcome dear TGT and PGT aspirants. Today we will discuss about Shakespeare's famous play Romeo and Juliet. ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट द की फैक्ट्स ऑफ दिस प्ले. ठीक है. टाइम एंड प्लेस रिटन कि ये कहाँ लिखा गया था और क्या टाइम था. लंदन में लिखा गया था मिड 1590s में. ओके. रोमियो एंड जूलियट इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट हैं. प्रोटैगनिस्ट मींस मेन जो कैरेक्टर हैं, जिनको आप एक्टर एक्ट्रेस बोल सकते हैं, हीरो हीरोइन बोल सकते हैं. ओके. एंटागोनिस्ट यानी कि जो विलेन में है, द फ्यूजिंग मॉन्टिक्स एंड कैपुलेट्स फैमिली, टिबाल्ट, द प्रिंस एंड सिटीजन्स ऑफ वेरोना, फेट यानी कि भाग्य, जिसके बारे में हम इस प्ले में डिस्कस करेंगे. सेटिंग वेरोना एंड मेंटुआ में है, जो कि नदन इटली की सिटीज हैं. सेटिंग टाइम रेनेसा का है, 14th और 15th सेंचुरी से माना जाता है. ओके. आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. ओके. न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का मीन्स है कि मोटिवेशन देना है ना. तो आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है. और इसी तरह के की फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आते हैं. ओके. सो लेट डिस्कस अबाउट द प्ले एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्ले. सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि प्ले में डिस्कस किए गए हैं. फर्स्ट इज कि रोमियो इज नॉट इन लव. ठीक है. तो रोमियो जो है वो लव में, पूरे का पूरा जो प्ले है, वो पूरे के पूरे प्ले के दौरान वो जूलियट से लव नहीं करता है, बल्कि जूलियट की ही कोई कजन जिसका नाम रोजलिन होता है, उससे प्यार करता है. जूलियट तो बाद में देखता है. ओके. सो मोस्ट फेमस लाइन जो है इस प्ले की, वेयर फोर आर्ट दो रोमियो. ओके. ये मिस इंटरप्रेटेड है. ठीक है. ये जो आर्काइक वर्ड है इसका मीन्स वेयर, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसका जो मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो इसका मीनिंग होता है वाई आर यू रोमियो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है. एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर फॉर आर्ट डॉग रोमियो, व्हाई आर यू रोमियो. ओके. सो दैट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ऑफ दिस फेमस लाइन. द ओरिजिनल टाइटल है प्ले का, ये जो रोमियो एंड जूलियट है इसको तो बाद में दिया गया, जो इस प्ले का ओरिजिनल टाइटल है ये भी पूछ लिया जाएगा. मोस्ट एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट. ठीक है. ये रोमियो और जूलियट की ट्रेजेडी है, जिसका फुल जो टाइटल था, द मोस्ट एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट जो शेक्सपियर की ओरिजिनल स्टोरी है रोमियो, ठीक है, उसमें ये पता चलता है कि जो रोमियो की गिवन एज है वो 16 ईयर्स है और जूलियट की जो एज है वो 13 ईयर्स है. ओके. मॉन्टेग और कैपुलेट फैमिली जो है ये शेक्सपियर की गढ़े हुए कैरेक्टर्स नहीं है, उनकी गढ़ी हुई फैमिलीज नहीं है. इनको डिवाइन कॉमेडी में जो दांते एलिगेरी की डिवाइन कॉमेडी है, जो कि एक इटालियन ऑथर थे, ये उनकी फैमिलीज हैं जिनको शेक्सपियर ने अपने प्ले में यूज किया है. ओके. सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं. रोमियो एंड जूलियट जो है इसका लास्टिंग इफेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज पर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो शेक्सपियर ने कॉइन किए थे. तो इसमें जो पॉपुलराइजेशन हुआ जिन वर्ड्स का, उसमें एक आता है लेडी बर्ड और फ्रेज वाइल्ड गूज चेज, जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना भी होगा. तो एग्जाम में मे बी की क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी फ्रेज रोमियो एंड जूलियट से ली गई है या कौन सी उसके बाद से फेमस हुई है. ये शेक्सपियर की दी गई फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फेमस हुई हैं. द हीरो ऑफ शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट, जो कि रोमियो जो कि जूलियट के प्यार में मर जाता है, मैरियम वेबस्टर के द्वारा जो रोमियो है उसको मेल लवर बताया गया है. ओके. तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे. एक और मेन पॉइंट्स जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो किंग लियर थी ना, इरिश पोएट और लिरिसिस्ट जो नाहम टेट थे, इंग्लैंड के पोएट लॉरिट थे, वो 1692 में बने थे. वो क्या करते थे, जो शेक्सपियर के दिए गए वर्ड्स थे ना उनसे छेड़छाड़ करते रहते थे. ठीक है. तो इसीलिए जब उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर को रिराइटिंग करके उसको क्या किया, हैप्पी एंडिंग में
चेंज कर दिया टू द ट्रेजेडी, क्योंकि उसमें सबकी मृत्यु हो जाती है ना, तो वो क्या करते हैं कि जो लास्ट में इसकी एंडिंग चेंज कर देते हैं, कॉर्डेलिया मैरिड एडगर, कॉर्डेलिया की शादी एडगर से करा देते हैं, और सेम वो रोमियो एंड जूलियट में भी करते हैं। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है उसमें भी वो हैप्पी एंडिंग कराते हैं इन दोनों की शादी कराकर। तो जो ये नाहम ट्रेट थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे कि नाहम ट्रेट ने किंग लियर जो 1681 में उन्होंने किया था, और रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, इन दोनों को उन्होंने हैप्पी एंडिंग दी थी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, so let's discuss about the play Romeo and Juliet. First of all, we will discuss here the characters of this play. Okay, ये जो प्ले है ये दो फैमिली पर डिपेंड है, दो फैमिली से रिलेटेड है, कैपुलेट फैमिली एंड मॉन्टेक फैमिली। ओके, जो कैपुलेट फैमिली है वो किसकी फैमिली है? कैपुलेट फैमिली रिलेट्स टू जूलियट फैमिली। ओके, कैपुलेट की जो फैमिली है वो जूलियट की फैमिली से रिलेटेड है, जिसमें लॉर्ड लेडी कैपुलेट हैं। ओके, उसके बाद कैपुलेट जो मीन्स अपने घर के मेन व्यक्ति हैं जूलियट नर्स, जो जूलियट की नर्स है, ठीक है, और उनकी विश्वास पात्र भी है टिबाल्ट। ठीक है, तो ये जो टिबाल्ट है ये यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं, इस मेन रोल प्ले करते हैं टिबाल्ट, जो कि जूलियट के कजन है। ओके, रोजेलिन ये भी जूलियट की कजन है। पीटर, ओके, ये भी विश्वास पात्र है, यानी कि ये जो पीटर है, सैमसन और ग्रेगरी, ये सब इनके सर्वेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, किसके? कैपुलेट के, यानी कि ये इस जो कैपुलेट फैमिली है, पीटर, सैमसन, ग्रेगरी, ये सब इनके सर्वेंट्स हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। ओके, नाउ द टर्म ऑफ मॉन्टेक फैमिली, मॉन्टेक फैमिली को डिस्कस करते हैं। लॉर्ड लेडी मॉन्टेक, ठीक है, जो रोमियो की फैमिली है, उसमें रोमियो जो कि प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, मर्क्यूशियो, ओके, जो कि रोमियो का बेस्ट फ्रेंड है, ये आप ध्यान रखेंगे, मर्क्यूशियो रोमियो का बेस्ट फ्रेंड है। एंड बेनेवोलियो, ओके, एक फिक्शनल कैरेक्टर माना जाता है। बेनेवोलियो को क्या माना जाता है? फिक्शनल कैरेक्टर। इसको आप अपने नोट्स में रेडी कर लेंगे, ठीक है, और रोमियो का कजन भी है, मीन्स मॉन्टेक का नेफ्यू है। बाल्थाजर जो कि रोमियो का सर्वेंट है। ओके, तो ये सब यहाँ पर इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। अदर कैरेक्टर्स भी हैं जिनको हम प्ले में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये जो रोमियो एंड जूलियट है ये एज अ ट्रेजेडी हमारे सामने आई थी, और इसमें एक प्रोलॉग दिया हुआ है, जहां पर प्रोलॉग मीन्स जहां पर पूरे प्ले के बारे में पहले ही डिस्कस कर दिया जाए। ओके, मेन रीजन था, यहाँ पर मेन रीजन बताया गया है, जो प्रोटैगनिस्ट है उनके फाल का, उनका भाग्य, ठीक है, और उस फेट को द हेवंस से उन्होंने डिनोट किया है। ओके, और यहाँ पर जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं वो ऑफ द दियर पेरेंट्स, वो बनते हैं फ्यूड, यानी कि उनके झगड़े के, क्योंकि दोनों जो फैमिलीज हैं उनके बीच झगड़ा होता है और उनके झगड़े के वो विक्टिम बनते हैं। ठीक है, जूलियट ये एक प्रोटैगनिस्ट है ऑफ दिस प्ले, ठीक है, कैपुलेट फैमिली की एक मेंबर है, जो फॉल्स इन लव विद रोमियो, रोमियो से प्यार करने लगती है, जो कि मॉन्टेक फैमिली का एक कैरेक्टर है। ओके, रोमियो मॉन्टेक फैमिली का कैरेक्टर है जो कि जूलियट से प्यार करता है ना, कैपुलेट फैमिली की है, जो उसके अगेंस्ट कैपुलेट फैमिली की है, यानी कि दोनों के बीच, फैमिलीज के बीच डिस्प्यूट है ना, तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ठीक है, यहीं से इनका जो प्ले है वो शुरू होता है। तो ये एक इस तरह से प्रोलॉग दिया गया है। अब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो मेन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि ये जो कैपुलेट और मॉन्टेक फैमिली है, टू हाउस होल्ड से इनको डिनोट किया है। ये प्रोलॉग दिया गया है, प्ले के स्टार्ट होने से पहले जो हमें प्ले के बारे में बता देता है उसे प्रोलॉग बोलते हैं। ठीक है, और इसकी सेटिंग कहाँ हुई है? वेरोना में हुई है। ठीक है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि इस प्ले की सेटिंग कहाँ हुई है, तो वेरोना में। ठीक है, इस सीन में हमें जो भाग्य है वो दिखाया जाता है, यानी कि ये झगड़े से शुरू होता है और रोमियो एंड जूलियट के भाग्य को दिखाया जाता है, और यहाँ पर इन दोनों फैमिली के बीच डिसऑर्डर होता है और दुर्भाग्य शुरू होता है। किसका दुर्भाग्य? जो दोनों प्रोटैगनिस्ट है उनका। ठीक है, और जो दुश्मन फैमिलीज हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, है ना, और ब्लड ऑफ द सिटीजन इन सिविल वार मेक्स द हैंड ऑफ अ सिविलाइज्ड वेल मैनर्ड पीपल अनक्लीन, तो ये यहाँ पर एक
इस तरह से बताया गया है कि जो सिविल ब्लड है वो अनक्लीन बना देता है, मीन्स दोनों का झगड़ा उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर जो रोमियो एंड जूलियट है उनको स्टार क्रोस्ड लवर्स भी बोला गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट हो जाता है, इसे आप नोट कर लेंगे। स्टार क्रोस्ड लवर्स किसे कहा जाता है? रोमियो एंड जूलियट को, क्योंकि उनका भाग्य क्या था, उनका फेट कि उन दोनों की फैमिलीज के बीच डिस्प्यूट था और जो बाद में उनका भाग्य का कारण बनता है। ठीक है, मिसफॉर्च्यून ऑफ रोमियो एंड जूलियट एंड डियर डेथ ऑफ लीड्स टू एंड ऑफ दियर पेरेंट्स फ्यूड। फ्यूड यहाँ पर मीन्स झगड़ा। तो इस तरह से ये एक प्रोलॉग दिया गया है। ठीक है, इस प्रोलॉग को एक पिरामिड से समझाया गया है जिसे हम प्ले के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रोलॉग है ये हमें बता देता है कि पूरा प्ले किस पर है और इसका मेन रिजल्ट क्या होता है। कंक्लूजन होता है डेस्टिन्ड फॉर डेथ, यानी कि उनकी डेस्टिनी उन्हें डेथ की ओर ले जाती है। ठीक है, और यहीं पर ये प्ले क्या होता है, एंड होता है। फेल टू मेंशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, फाल होना शुरू हो जाता है। तो इस प्ले में ये बताया गया है कि किस तरह से राइज, क्लाइमेक्स, फाल और डेनोमा, ठीक है, कथारसिस भी जिसे हम कहते हैं, यानी कि ट्रेजिक प्ले का जब अंत होता है तो उस कॉट को कथारसिस कहते हैं। इसके बारे में भी हम प्ले के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इटली के वेरोना में सेट, यहाँ पे मोंटेग और जो कैपुलेट फैमिली के सर्वेंट्स हैं, कौन, सैमसन एंड ग्रेगरी, ये जो सर्वेंट्स है कैपुलेट फैमिली के, ये झगड़ा करने लगते हैं किससे, मोंटेग फैमिली के सर्वेंट से जो अब्राहम और बाल्थाजर हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तब क्या होता है कि जो कैपुलेट का एक किंसमैन है यानी कि रिश्तेदार है, वो इनको झगड़ते हुए देख लेता है और बेनेवोलियो उनको रोकने के लिए उनकी फाइट को रोकने का प्रयास करता है। कौन है बेनेवोलियो? एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि रोमियो का कजन भी माना जाता है और उनकी फाइट को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वहां पर तिबाल्ट एंटर करता है। ठीक है, तिबाल्ट जो कि जूलियट का कजन है। सिटीजन ऑफ वेरोना दोनों मीन्स कैपुलेट और मॉन्टेग पर अटैक कर देते हैं और वहां पर दंगे जैसा माहौल हो जाता है। तब वहां पर एंट्री होती है प्रिंस एस्केलस की। ठीक है, जो वेरोना के प्रिंस हैं, प्रिंस एस्केलस। ओके, ध्यान रखिए, प्रिंस एस्केलस की एंट्री होती है। वो इन दंगों को रोकते हैं, स्टॉप द राइट। ठीक है, और सभी को डराते हैं कि अगर ऐसा किया गया है ना तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, वो उनको पनिशमेंट देंगे। ओके, नाउ द सीन ऑफ एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। लेडी मॉन्टेग जो है रोमियो के बारे में पूछती है और बेनेवोलियो आंसर देता है वॉन्डरिंग इन द वुड्स, की वो ऐसे ही घूम रहा है। और वो कहता है बेनेवोलियो कि जो रोमियो है वो बहुत ज्यादा उदास है, उसके साथ कुछ गलत है। तो रोमियो को आता देखकर जो मॉन्टेग और लेडी मॉन्टेग है यानी कि जो पेरेंट्स है रोमियो के, वो क्या करते हैं, बेनेवोलियो को अकेला छोड़ देते हैं उससे बात करने के लिए। किससे? अपने बेटे से, है ना। तो वो कहते हैं कि बेनेवोलियो को कि तुम ही रोमियो से बात करना। बेनेवोलियो इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि नेफ्यू है मॉन्टेग का, रोमियो का कजन है। ओके, तो बेनेवोलियो जल्दी ही रोमियो की प्रॉब्लम का पता लगा लेता है और जो जिस वुमेन से वो प्यार करता है वो कहता है कि मींस वो हु डजंट रिटेन हिज लव, और वो वापस मतलब उसे प्यार नहीं करती है, लव नहीं करती है। बेनेवोलियोस अब रोमियो को समझाने का प्रयास करता है कि हु इट इज ही लव्स बट रोमियो वोंट, कि मींस ऐसा क्यों है कि वो उससे प्यार करता है, और भी बहुत सारी वुमेन है, तुम उन्हें भी देख सकते हो, लेकिन जो रोमियो है वो सिर्फ अपने जिससे जिससे उसने देखा था, जो वो लेडी थी जिसका नाम रोजालिन था, जो कि जूलियट की कजन होती है, सिर्फ उसी को देखना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, पेरिस। ठीक है, जो कैपुलेट से जूलियट का हैंड मांगता है शादी के लिए। ठीक है, ये जो पेरिस है, ये पेरिस अपनी शादी के लिए जूलियट का हाथ मांगता है। काउंट पेरिस इसका पूरा नाम है और ये कैपुलेट से बात करता है। और जब ये बात करता है तो कैपुलेट कहता है कि अभी तो जूलियट बहुत ज्यादा छोटी है, उसको 2 इयर्स अप्रोक्सीमेट वेट करना होगा। ठीक है, तो अब कैपुलेट जो है उसने जो पहले से एक पार्टी रखी हुई थी वो अपने सर्वेंट्स को भेजता है इनवाइट करने के लिए गेस्ट को, कि जो पार्टी रखी है, बॉल 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 यूज किया जाता है पार्टी के लिए। ठीक है, बॉल मीन्स पार्टी, फीस्ट दैट नाइट लिखा हुआ है ना,
तो यहाँ पर पार्टी के लिए बॉल यूज किया जाता है। तो जो पहले से पूर्व नियोजित जो पार्टी रखी थी उसके लिए अपने सर्वेंट्स को भेजता है कि वो इनवाइट कर ले गेस्ट को। अब जो बेनेवोलियो है वो रोमियो से बात ही कर रहा है कि तभी जो कैपुलेट के सर्वेंट हैं वो आते हैं और रोमियो से कुछ पढ़ने के लिए वहां पर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये कैपुलेट के फीस्ट की गेस्ट लिस्ट थी जो उस रात गेस्ट आने वाले थे। ठीक है, जिसमें रोमियो को पता चलता है कि रोजालिन भी वहां मिलेगी, जो कि जिससे वो प्यार करता था और वो उससे मिलना चाहता था। अब बेनेवोलियो जो है वो चैलेंज करता है कि उसके फीस्ट में जाते हैं और रोजालिन को अदर ब्यूटी से तुम कंपेयर करना, तुम्हें और भी कोई अच्छी लगने लगेगी। रोमियो भी वहां चलेगा, कह देता है, वह खुश हो जाता है क्योंकि रोजालिन को वो देखेगा जो कि सबसे सुंदर है, ऐसा रोमियो का मानना है। नाउ द टर्म एक्ट फॉर सीन 3। लेडी कैपुलेट जो है जूलियट को बताती है, अपनी बेटी को बताती है कि जो पेरिस है वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसे अर्ज करती है कि वो उससे एक बार देख ले, मिल ले कि वह तुम्हारे हस्बैंड के रूप में कैसा रहेगा। ओके, तो वहां पर सर्वेंट्स आते हैं, यानी कि उनके सर्वेंट्स आते हैं और उनको फीस्ट के लिए बुलाकर लेकर जाते हैं। अब जो पेरिस है, पेरिस आस्क्ड कैपुलेट फॉर जूलियट हैंड इन मैरिज। ठीक है, पेरिस जूलियट का हाथ मांगता है। कैपुलेट सोचता है कि वह बहुत ज्यादा छोटी है। सॉरी, एक्ट फोर सीन 4 की बात करते हैं। एक्ट फोर सीन 4 में जो मर्क्यूशियो है वो जो है रोमियो को डांस करने के लिए परस्यूट करता है कैपुलेट के फीस्ट में, लेकिन जो रोमियो है वो इंसिस्ट करता है कि वह अभी प्यार के चक्कर में बहुत ज्यादा उदास है। ठीक है, यानी कि वो मना कर देता है डांस करने के लिए। देन रोमियो सेज दैट कि मींस वो इतना वाइज नहीं है टू गो टू फीस्ट एट ऑल बिकॉज ऑफ अ ड्रीम हैड, कि मतलब यहाँ पर रोमियो कहता है कि वो इतना ज्यादा वाइज नहीं है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि वो फीस्ट में जाए और उसका सपना जो है वो पूरा हो जाए। मर्क्यूशियो रोमियो का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे अपने ऊपर, यानी कि जो उसका ड्रीम है उसमें विश्वास होना चाहिए, है ना। और वो क्या एक क्वीन मैप की तरह से बिहेव कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेज हो जाती है। लेकिन रोमियो जो है वो अभी भी अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करता, अपने भाग्य का वेट करता है और वह फीस्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा उकसाने पर और जब वो मजाक करने लगते हैं तो वो फीस्ट में जाने के लिए रेडी हो जाता है, उस दावत में जाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, कैपुलेट के घर पे रोमियो और उसके जो फ्रेंड हैं वो एंटर करते हैं जहां पर डांस की प्रिपरेशन चल रही है। तो म्यूजिशियन जो है वो वहां पर आ जाते हैं, सर्वेंट्स हैं वो भी जल्दी जल्दी सारे जो वहां पर बचा हुआ फीस्ट है उसको वहां से हटाते हैं। अब वहां पर कैंपिलेट एंटर करता है और सभी को ग्रीट करता है। द मास्क्ड स्ट्रेंजर्स, मास्क स्ट्रेंजर्स कौन है यहाँ पर, जो रोमियो अपने कजन्स के साथ आया था वहां पर मास्क लगाकर और उनको इनवाइट करता है डांस के लिए। ठीक है, रोमियो वहां पर जूलियट को देखता है फर्स्ट टाइम और अपने आप से कहता है कि उसने पहली बार इस तरह की ब्यूटी को देखा है। अब जो ये टिबाल्ट है, कौन है, ये जूलियट का कजन है, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है रोमियो को कि ये तो अगेंस्ट फैमिली से है एंड सेंड फॉर हिज स्वॉर्ड। वो अपने जो है स्वॉर्ड को भेजता है, यानी कि अपनी तलवार निकाल लेता है। लेकिन जो कैपुलेट है वो टिबाल्ट को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो खून खराबा नहीं चाहता। ठीक है, तो बस वो वही रुक जाता है कि रोमियो इसके लिए पे करेगा, कि वो यहाँ पर आया तो रोमियो इस बात इसके लिए पे करेगा। अब रोमियो जो है वो जूलियट का हैंड होल्ड करता है और एक किस करता है और विच शी गिव्स हिम, जो उसे भी वापस करती है। अब वो दोबारा एक दूसरे को किस करते हैं। अब जो हर एक है, द एज एवरीवन इज लिविंग, सब जाने लगते हैं, तो दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं और एक दूसरे को भाग्य मीन्स एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, अपने मीन्स जो एनिमी फैमिली होती है उसके अगेंस्ट जाकर एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अब यहाँ पर जो कॉरस है, कॉरस टेल अस दैट, ये जो प्रोलॉग है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्रोलॉग, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस एक्ट में आता है। एक्ट 2 में इस प्रोलॉग का जिक्र हुआ है। कॉरस बताता है कि जो रोमियो और जूलियट है वो पीड़ित हैं बिकॉज दे कांट मीट, क्योंकि वे मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते हैं वो, क्योंकि वो एनिमी फैमिली से हैं। ठीक है, और जो उनका पैशन है वो उन्हें
क्या देता है, पावर देता है एक दूसरे को देखने की। ठीक है, तो ये प्रोलॉग बोला जाता है, कॉरस इसे बोलता है। एक्ट 2 सीन फर्स्ट में कैपुलेट के रास्ते में जो रोमियो है वो वापस बैक हो जाता है और उसके फीस्ट में दोबारा से जाता है, दीवार को जंप करके कैपुलेट के गार्डन में। बेनोवोलियो उसको बुलाता है, वो रोमियो एंड मर्क्यूशियो बॉडली कंजर्स रोमियो, लेकिन जो है वो ही विल नॉट अपियर, वो दिखाई नहीं देता और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो वहां से चले जाते हैं। ओके, तो मीन्स वो उसको वापस मुड़ के बुलाते भी हैं, लेकिन वो दीवार कूद के अंदर आ जाता है। अब कैपुलेट के गार्डन का ये सीन है। कैपुलेट के गार्डन में जो रोमियो है वो जूलियट को देखता है, कम टू हर विंडो। ठीक है, इस सीन को ध्यान रखेंगे, ये जो कम टू हर विंडो यानी कि ये जो विंडो पर जूलियट को देखता है ना, ये मेन सीन कौन सा है, ये बालकनी सीन है, इसको याद रखेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि शेक्सपियर का जो प्ले था वो बालकनी तो बाद में आया था वर्ड, बालकनी जैसा वहां पर कोई वर्ड नहीं था। वो जो जूलियट है वो वहां पर खड़ी होती है विंडो में, जब रोमियो उसको देखता है। ठीक है, तो इसी को रोमियो एंड जूलियट में बालकनी सीन बोल दिया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बालकनी सीन है वो एक्ट 2 सीन 2 में आता है। ठीक है, ये अपने नोट्स में आप रेडी कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बालकनी सीन कौन से एक्ट से रिलेटेड है या कौन से एक्ट में आता है, तो आप बता देंगे कि ये एक्ट 2 सीन 2 से रिलेटेड है। ये जो कैपुलेट के गार्डन में रोमियो है ना, ये खिड़की पर खड़ी हुई जूलियट को देखता है, बस इसी को बालकनी सीन वहां पर बोला गया है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तब वो उसकी ब्यूटी को देखता है ना, और उसे बोलता है कि हम लोग जो है मिलते हैं, अब हम चुपचाप मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर रोमियो सरप्राइज होता है बाय ऑफरिंग टू टेक अनदर नेम फॉर हर लव, वो अपने लव के लिए दूसरा नाम लेते हुए सरप्राइज होता है। अब पहले जो जूलियट है वो चिंता करती है रोमियो की सेफ्टी की, वो चिंतित हो जाती है कि वो कैसे बच के यहाँ से जाएगा। हर ओवर विद पैशनेट कॉज ऑफ लव, मतलब जो उनका पैशनेट प्रतिज्ञा है उनके लव की, तो वो उसको कैसे पूरा करेंगे। तो वे प्लेज लेते हैं, यानी कि वो वहां प्रतिज्ञा करते हैं, एक दूसरे के प्यार में जीने और मरने की प्रतिज्ञा वो वहां पर करते हैं कि वो अपने प्यार को पूरा करेंगे। और तभी जो जूलियट की नर्स होती है वो उसे पीछे से आवाज लगा देती है, जूलियट अपनी नर्स को आंसर देती है कि वो अभी आ रही है, और वो घर पे जाती है, वो फिर दोबारा से बाहर आती है और रोमियो को नेक्स्ट डे आने के लिए बोलती है कि वो एक मैसेंजर को भेजेगी। जूलियट बोलती है रोमियो से कि वो एक मैसेंजर को भेजेगी कि हमें कहाँ मिलना है और हम मिलकर शादी करेंगे। ठीक है, जूलियट इज अगेन कॉल्ड बैक इनटू द हाउस, जूलियट को दोबारा से घर में से बुलाया जाता है। अब रोमियो वहां से जाने लगता है, लेकिन जूलियट दोबारा से वापस आती है और एक टाइम सेट करती है कि वो किस टाइम में अपने मैसेंजर को भेजेगी। रोमियो टेल्स हर दैट द मैसेंजर शुड कम एट 9 इन द मॉर्निंग, रोमियो बताता है कि जो मैसेंजर है वो सुबह 9 बजे आ सकता है, आना चाहिए। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। जूलियट इज गॉन, रोमियो कहता है कि वो फ्रायर लॉरेंस की हेल्प लेगा उनके सेल में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नई कैरेक्टर की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है, फ्रायर लॉरेंस की एंट्री होती है। ठीक है, अब ये जो फ्रायर लॉरेंस है ये भी यहाँ पर मेन कैरेक्टर के रूप में आते हैं। ठीक है, सुबह का समय है, एक्ट 2 सीन 3 में फ्रायर लॉरेंस की एंट्री हो जाती है। तो वो अपनी जो जड़ी बूटियां हैं उन पर कमेंट कर रहे हैं, है ना, और वो कह रहे हैं कि कैसे प्लांट्स और पीपल एवरीथिंग हैज सम गुड एंड एवरी गुड कैन बी अब्यूज्ड एंड टर्न टू इविल, है ना, वो मतलब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है फिर भी वो इविल में चेंज हो जाता है। अब रोमियो जो है वहां पर फ्रायर लॉरेंस को दिखाई देता है और उनसे कहता है, उनसे आकर बता देता है सारी बातें कि वो कैसे कैसे जूलियट से प्यार में पड़ गया और वो अब उससे शादी करना चाहता है। फ्रायर पहले तो रोमियो को क्रिटिक्स करते हैं कि तुम इतनी जल्दी बदल जाते हो, पहले तो तुमने रोजालिंड से लव करते थे, उसके प्यार में पड़े हुए थे, अब तुम मतलब एकदम से जूलियट से शादी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर भी वो कहता है कि चलो कोई नहीं, कि तुम्हारी दोनों की फैमिली में भले ही कितनी ही हेट हो, मैं सोचूंगा तुम्हारी शादी कराने के बारे में। कौन, फ्रायर लॉरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब मर्क्यूशियो जो है वो वंडर है, मींस मर्क्यूशियो जो रोमियो का बेस्ट फ्रेंड है वो ये सोचता है कि रोमियो है कहाँ, रोमियो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो अब ये जो मर्क्यूशियो है ये बेनेवोलियो सेज दैट टिबाल्ट हैज सेंट अ चैलेंज, कि टिबाल्ट
ने जो है रोमियो को चैलेंज भेजा है और मर्क्यूशियो ने टिबाल्ट को एक किलर बता दिया है। अब मर्क्यूशियो जो है रोमियो को मजाक उड़ाता है उसके प्यार पर, ठीक है, और रोमियो इस ये जो वहां पर बात चल रही है इस बात को जो ये मजाक चल रहा है इसको ज्वाइन कर लेता है। अब जो मर्क्यूशियो है वो जूलियट की नर्स का भी मजाक उड़ाता है जो रोमियो को बताती है शी वांट्स अ वर्ड इन प्राइवेट विद हिम, मीन्स वो उससे कहती है रोमियो से कि वो मैसेज लेकर आई है जूलियट का, ठीक है। तो नर्स अब मर्क्यूशियो की कंप्लेन करती है रोमियो से और कुछ इंफॉर्मेशन भी उसे बताती है जो टाइम और प्लेस उन्होंने निर्धारित किया है शादी के लिए, चैटर्स ऑन अबाउट हाउ स्वीट जूलियट इज, और वो बताती है कि जूलियट कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। एक्ट 2 सीन 5 की बात में आती है। जूलियट बेसब्री से इंतजार कर रही है उस नर्स के लौटने का कि वो रोमियो से क्या न्यूज लाती है। अब नर्स जो है वो आके सीधा सीधा नहीं बताती है उसके बारे में, रोमियो के बारे में, वो जूलियट को छेड़ती है और अच्छे से मीन्स जो मैसेज लाई थी, जो न्यूज आई थी वो डिलीवर नहीं करती है। एटलीस्ट वो बता देती है कि फ्रायर लॉरेंस की सेल में रोमियो तुमसे शादी करने जा रहा है। अब शादी से पहले जो है रोमियो को एडवाइस देते हैं फ्रायर लॉरेंस मॉडरेटली, मीन्स यहाँ पर शादी के बारे में बताते हैं कि शादी किस तरह का बंधन है और वो एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं अच्छे से, तो वो यहाँ पर रोमियो को समझाते हैं। नाउ द टर्म एक्ट 3 सीन 1 में वेरोना की स्ट्रीट में बेनेवोलियो जो है to persuade Mercutio that it's best to stay out the way of the Capulets and a Queller। अब वो जो दो बेनेवोलियो है वो मर्क्यूशियो के साथ कर रहा है कि हम किस तरह से इस झगड़े को दूर रख सकते हैं, इस नफरत से बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन मर्क्यूशियो जो है मजाक उड़ाता है, बेनेवोलियो इज मच एज मच ऑफ अ क्वारलर। तो इस बात पर जो बेनेवोलियो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो कि बेनेवोलियो कौन है, रोमियो का कजन है। टिबाल्स जो है रोमियो को देख लेता है और फाइट के लिए चैलेंज करता है मर्क्यूशियो को, लेकिन जो रोमियो है फिर वो वहां आ जाता है। टिबाल्ट चैलेंज करता है रोमियो को फाइट के लिए, लेकिन रोमियो मना कर देता है क्योंकि रोमियो को पता है कि वो क्या करने जा रहा है, शादी करने जा रहा है। लेकिन मर्क्यूशियो उसके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है टिबाल्ट से। अब उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, रोमियो रोकने का भी कोशिश करता है लेकिन वो मानता नहीं है, जिसमें टिबाल्ट जो है मर्क्यूशियो को घायल कर देता है और वहां से दूर भाग जाता है। मर्क्यूशियो मर जाता है। अब यहाँ पर ये जो कर्ज देता है ना दोनों फैमिली को मर्क्यूशियो, ये भी मेन पॉइंट हो जाता है। एक्ट 3 सीन 1 में मर्क्यूशियो दोनों फैमिलीज को कर्ज देता है कि मींस इनका फल निश्चित है, और इसी कर्ज को इस स्टोरी का, इस प्ले का आधार माना जाता है कि मर्क्यूशियो के श्राप के कारण ही दोनों फैमिलीज का फल शुरू होता है, यानी कि जो दोनों ये प्रोटैगनिस्ट हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ओके, तो रोमियो खुद से शर्मिंदा है और कि उसने मर्क्यूशियो को लड़ने दिया। तो जब टिबाल्ट्स वापस आता है, अब रोमियो यहाँ पर टिबाल्ट्स को मार देता है। और ये दो घटनाएं जो मेन होती हैं, रोमियो टिबाल्ट्स का मर्डर पूछा जा सकता है, रोमियो किस एक्ट में करता है, या फिर मर्क्यूशियो के कर्ज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा एक्ट 3 सीन 1 में मर्क्यूशियो कर्ज देता है दोनों फैमिलियों को, यानी कि वो श्राप देता है, ठीक है, जिसकी बेस पर ये स्टोरी की उसके श्राप के कारण ही इतना ट्रेजिक एंड इस प्ले का हुआ। ओके, बेनेवोलियो हैज अ हार्ड टाइम। अब बेनेवोलियो के पास बहुत ज्यादा हार्ड टाइम है। रोमियो टू लीव द सीन, रोमियो वहां से चला जाता है क्योंकि टिबाल्ट को वो मार देता है। अब बेनेवोलियो सब कुछ बताता है प्रिंस को कि क्या हुआ था। लेडी कैपुलेट रोमियो की लाइफ चाहती है, लेकिन जो प्रिंस हैं वो रोमियो को वहां से निष्कासित कर देते हैं क्योंकि उसने क्या किया था, टिबाल्ट को मार दिया था। अब प्रायर को सब कुछ पता चलता है और उन्हें ये पता चलता है कि रोमियो को बैनिश कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से टॉर्चरिंग हिम टू दैट द फ्रायर इज टॉर्चरिंग हिम टू डेथ देन थ्रोज हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर मॉर्निंग एंड वीपिंग। अब वो वहां पर जो है अपने मौन व्यक्त करते हैं, है ना, और रोते हैं कि इस तरह से जो उसको बैनिश कर दिया गया है। नर्स जो है ये जो न्यूज है जूलियट को देती है एज बैड शेप एज रोमियो की, रोमियो के साथ क्या हुआ है। रोमियो अपना जो गिल्ट एट द पेन, रोमियो को बहुत ज्यादा दुख फील हो रहा है, ठीक है। जूलियट कोज्ड जूलियट, जूलियट के कारण ट्राइज टू स्टैब हिमसेल्फ। जो जूलियट है
वो ट्राई करती है अपने आप को स्टैम्प करने की, मीन्स ट्रायल लॉरेंस लेक्चर देते हैं, रोमियो को बताते हैं कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वो जूलियट के साथ, और वो मंटुआ चला जाए जब तक कि जो प्रिंस है उसे माफ नहीं कर सकते। मंटुआ एक जगह का नाम है। अब नर्स जो है रोमियो को रिंग देती है जो जूलियट ने उसको देने को कही थी। ये जो थिंग्स है रोमियो की, ये बेटर फ्रेम ऑफ माइंड एंड ही लीव्स ट्रायल लॉरेंस सेल, ये रोमियो जो है इन चीजों को अच्छे से समझ लेता है और ट्रायल लॉरेंस की सेल को छोड़ के चला जाता है टू गो टू जूलियट, जूलियट के पास जाने की कोशिश वो करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो एक्ट 3 सीन 3 के बाद एक्ट 3 सीन 4 में सडन इम्पल्स बिलीविंग जूलियट इज ओनली डिप्रेस्ड, जूलियट बहुत ज्यादा निराश है टिबाल्ट की डेथ के लिए। कैपुलेट प्रॉमिस करती है पेरिस से कि वो जूलियट के साथ कल ही तुम्हारी शादी कर देगी। अब वो पेरिस को बोल देती है जूलियट की मदर की कल ही शादी हो जाएगी। एक्ट 3 सीन 3 की बात करते हैं। यहाँ पर जूलियट डिक्लेयर्स करती है कि वह नहीं करेगी शादी, और लेडी कैपुलेट आंसर करती है। तभी वहां जूलियट के फादर आ जाते हैं और वो उन सबको बताती है और कहती है कि मैं पेरिस से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो वहां पर झगड़ा टाइप होता है। लेडी कैपुलेट जो है जूलियट मना कर देती है लेडी कैपुलेट से। कैपुलेट को जब लेडी कैपुलेट सारी बातें बताती है तो जूलियट मना कर देती है कि वो पेरिस से शादी नहीं करेगी। गुस्सा होकर जो कैपुलेट है वो उसे डांटते हैं, है ना, और उसे घर से बाहर फेंक देते हैं कि अगर उसने अपना मीन्स माइंड चेंज नहीं किया तो वो उसे घर से निकाल देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। जूलियट अपनी माँ से प्लेड करती है। ठीक है, लेकिन लेडी कैपुलेट भी वहां पर मना कर देती है। अब जो नर्स है वो एडवाइस देती है और जूलियट को बताती है कि शी ऑट टू पेरी पेरिस बिकॉज रोमियो कैन नेवर कम बैक, कि उसे पेरिस से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब रोमियो कभी वापस नहीं आएगा एंड पेरिस इज बेटर लुकिंग एनीवे, और पेरिस से अच्छा दिखता है। अब जूलियट जो है वो नर्स की एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन डिसाइड करती है कि वह फ्रायर लॉरेंस की एडवाइस लेने उनकी सेल में चली जाएगी। अगर वो उनकी हेल्प नहीं करते तो वो फिर अपने आप को मार लेगी। अब जो पेरिस है वो अरेंजमेंट करता है, फ्रायर लॉरेंस वहां पर शादी का अरेंजमेंट शुरू कर रहे हैं और वहां पेरिस भी अपनी शादी के अरेंजमेंट्स करता है और सेरेमनी बिटवीन हिमसेल्फ एंड जूलियट। तो पेरिस जो है वो छेड़ने का प्रयास करता है जूलियट को और रिमाइंड कराता है कि वे थर्सडे को शादी कर रहे हैं, जैसे छेड़ते हैं ना, तो इस तरह से वो जूलियट को छेड़ने का ट्राई करता है। अब जो जूलियट है वो अपने आप को मार लेगी, लेकिन उसे शादी नहीं, या नहीं तो या तो उसे पेरिस से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसे मरना पड़ेगा। तो वहां पर फ्रायर जो है वो आते हैं और उनके पास एक प्लान है। वो उसको एक ड्रग देते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग वाला सीन है फोर सीन वन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऐसा ड्रग है जो 42 आवर्स के लिए जूलियट को डेड दिखाएगा। ठीक है, और जब so that the wedding will be called off and Romeo can come and take her to Mantua, और जो वेडिंग का मुहूर्त है, टाइम है, वो निकल जाएगा और रोमियो आकर उसे मंटुआ ले जाएगा। तो जो उनका प्लान है वो था कि 42 आवर्स तक वो मृत रहेगी, तो उसे वहां से ले जाएगा। अब जो जूलियट है वो परसुएड हर मदर एंड द नर्स टू लीव हर अलोन, और नर्स को और अपनी माँ को बोलती है कि उसे अकेला छोड़ दे। ठीक है, उसे मतलब हर चीज के लिए परेशान ना कर सके। अब इस टेरिफाइड बाय कि हर चीज गलत जा रही है, विजन ऑफ द ग्रेव एंड ड्रिंक्स टू रोमियो। ठीक है, और वो रोमियो के लिए उसको पी लेती है। अब जो कैपुलेट और उनके सर्वेंट्स हैं वो शादी की तैयारी कर रहे हैं। पेरिस म्यूजिशियंस को सुन रहा है। कैपुलेट नर्स को भेजती है कि जूलियट को जगा लिया जाए। अब जो नर्स है वो जूलियट को जगाने का कोशिश करती है, लेकिन वो मरा हुआ ऐसा अपेरेंटली मीन्स प्रतीत होती है कि जैसे वो मरी हुई हो। लेकिन जो लेडी कैपुलेट है वो दौड़े हुए आती है और अपनी डॉटर की डेथ पर लेमेंट करती है, यानी कि विलाप करती है। अब जो वेडिंग पार्टी पर जो पहुंचे थे वो रुक जाती है कि जूलियट मर चुकी है और सब शौक में डूब जाती है। कैपुलेट, लेडी कैपुलेट, पेरिस और जो नर्स हैं वो बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं और फ्रायर लॉरेंस जो है उन्हें कमांड करते हैं कि इस सिचुएशन में जो है सबको जूलियट को याद करना चाहिए और एक बेटर प्लेस रखना चाहिए, उसका फेनरल कर देना चाहिए, यानी कि उसका अंतिम संस्कार जैसे भी वो लोग करते हैं तो वो उस प्रोसेस को करने को कहते हैं। अब जो है म्यूजिशियन वहां से जाने लगते हैं। पीटर जो सर्वेंट होता है वो भी एक सैड सॉन्ग वहां पर बजवा देता है, जिसे मना कर देते हैं। पीटर उन की इंसल्ट करता है विद अ रिडल एंड दे ऑल लीव टू वेट फॉर लंच, और वे सब वहां से चले जाते हैं। ठीक है,
अब जो रोमियो है एक्सपेक्ट गुड न्यूज फ्रॉम वेरोना, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे कोई अच्छी न्यूज मिलेगी, लेकिन वहां पर जो जूलियट की डेथ की उसको न्यूज मिलती है, तो वह भी क्या करता है, पॉइजन खरीद लेता है एपोथोकेरी एंड सेज दैट कि वो भी वेरोना जाएगा और जूलियट की डेथ में वो शामिल हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या करता है, अपने लिए पॉइजन खरीद लेता है। अब फ्रायर जोन एक्सप्लेन करते हैं फ्रायर लॉरेंस को। ठीक है, ये भी एक इन्हीं के फॉलोवर थे, फ्रायर जोन, कि किस तरह से वो मींस ये मैसेज डिलीवर करने में फेल हो गए हैं। रोमियो तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि जो जूलियट ने पॉइजन लिया है वो सिर्फ 42 आवर्स के लिए ही है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। तो ये मैसेज वो नहीं दे पाते हैं रोमियो को। अब फ्रायर जोन्स ये बता रहे हैं। अब फ्रायर लॉरेंस जो है वो फ्रायर जोन को भेजते हैं प्लान को ठीक करने के लिए, कि जब तक जूलियट जागे तब तक ये सब कुछ रोमियो को पता चल जाना चाहिए। अगेन टू रोमियो इन मंटुआ एंड हाइड जूलियट। ठीक है, और वो क्या करना है, हाइड करना है जूलियट को छिपाना है, जिससे कि जो रोमियो है वो उसको आकर वहां से ले जाए। जूलियट इन सेल अंटिल रोमियो अराइव, जब तक रोमियो आएगा वो उनकी सेल में रहेगी। अब जो पेरिस है वो वॉचमैन टू द मॉन्यूमेंट ऑफ द कैपिलेट्स, वो वहां पर देखता है कैपिलेट्स होता है, पेरिस होता है, और जो वॉचमैन है वो बाल्थाजर और फ्रायर लॉरेंस को वहां पर पाता है। अब प्रिंस एस्केलस वहां पहुंचते हैं, उसके बाद कैपुलेट, लेडी कैपुलेट और मॉन्टेक सब वहां पहुंच जाते हैं। फ्रायर लॉरेंस स्टोरी बताते हैं जिसको बाल्थाजर कंफर्म करता है, पेरिस पेज एंड द लेटर फ्रॉम रोमियो टू हिज फादर, और रोमियो का लेटर जो उसके पिता के लिए। मॉन्टेक प्रॉमिस करता है कि वो एक गोल्डन स्टेचू बनवाएगा जूलियट का, एंड कैपुलेट प्रॉमिस करती है कि वो रोमियो का एक रोमियो के लिए बनवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्ले है एंड होता है, क्योंकि रोमियो ने भी जहर खा के अपनी जान दे ली थी, उसने जहर खरीदा था। ठीक है, तो दोनों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इस प्ले में जो फ्रेटिक पिरामिड का राइज फॉल एक्शन दिखाया गया है वो इस तरह से दिखाया गया है। अब डिस्कस करते हैं कि फ्रेटिक पिरामिड होता क्या है। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली पीजीटी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि फ्रेटिक पिरामिड कैसे यूज होता है और किस प्ले में उसको यूज किया गया है। तो रोमियो जूलियट में फ्रेटिक पिरामिड के थ्रू दिखाया गया है कि जो प्ले है वो एक्सपोजिशन से स्टार्ट होता है। एक्सपोजिशन क्या होता है कि सारे प्ले की बैकग्राउंड को और प्लॉट को वहां पर सेटिंग कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया जाता है, किस तरह से वहां पर राइजिंग एक्शन होता है। फ्रेटिक पिरामिड्स के की पॉइंट्स 5 होते हैं, टोटल की पॉइंट्स 5 होते हैं, लाइक एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड डेनेमा। डेनेमा यानी कि लूज एंड, यानी कि कथारसिस, ट्रेजिक एंड जिसको हम बोलते हैं। तो ये मेन 5 की पॉइंट्स फ्रेटिक पिरामिड के हैं जो रोमियो एंड जूलियट में भी हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक्सपोजिशन जिसमें कैरेक्टर की बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। राइजिंग एक्शन यानी कि जिसमें जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, सस्पेंस है, टेंशन है, उसको ऐड किया जाता है, फ्रस्ट्रेशन है, उन सबको ऐड किया जाता है। क्लाइमेक्स में जो टर्निंग पॉइंट होता है प्रोटेगनिस्ट कैरेक्टर का, वो क्लाइमेक्स होता है। फॉलिंग एक्शन यानी कि ऐसे 3 इवेंट्स इस एक्शन में अपलोड किए जाते हैं जिससे जो प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट हैं उन दोनों के बीच लेड टू द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, वो कि उन दोनों के बीच कौन से इवेंट घटित हुए हैं। रिजोल्यूशन मींस ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व एंड द वी डिस्कवर वेदर द प्रोटैगनिस्ट अचीव्स देयर गोल और नॉट। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि प्रोटैगनिस्ट का जो गोल था यानी कि जूलियट को पाना, क्या उसने उसको पाया, नहीं पाया। तो यही यहाँ से क्या बन जाता है, डेनेमा बन जाता है। डेनेमा मीन्स टाइंग अप ऑफ लूज एंड्स, यानी कि ट्रेजिक एंड होता है। और इसी प्ले को ट्रेजिक एंड के रूप में दिखाया गया है जिसमें फ्रेटिक पिरामिड के को दिखाया गया है। उनके 5 की पॉइंट्स मेन बताए गए हैं। 5 की पॉइंट्स में जो फर्स्ट में आता है एक्सपोजिशन। ठीक है, नंबर फर्स्ट एक्सपोजिशन, सेकंड राइजिंग, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एंड डेनोमा। तो एक्सपोजिशन शुरू होता है जिसमें प्रलोग होता है, जिसमें फेड एस्टेब्लिश्ड होता है कि दोनों फैमिलीज लड़ती रहती हैं। रोमियो को लव सिक के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और जूलियट को अरेंज मैरिज के लिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि उसकी अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, कपल मीट, फॉल इन लव और दे मैरी इन सीक्रेट। यहाँ से राइजिंग होता है।
टिबाल्ट मर्क्यूशियो को मार देता है, फिर रोमियो टिबाल्ट को मार देता है। अब रोमियो को बैनिश कर दिया जाता है टू मंटुआ, ठीक है, मंटुआ भेज दिया जाता है। अब ये जो है यहाँ से राइजिंग होना शुरू होता है, ठीक है। क्लाइमेक्स पॉइंट आता है कि जब जो जूलियट के फादर हैं वो उसकी अरेंज मैरिज के लिए जल्दी करते हैं, और जूलियट और जो फ्रायर लॉरेंस हैं वो अपनी फेक डेथ प्लान करते हैं, ठीक है। क्लाइमेक्स चल रहा है। अब रोमियो इधर यहाँ जूलियट के डेड होने के बारे में सुनता है और उसके टॉम पर जाता है और वहां जाकर पॉइजन ले लेता है, वो भी मर जाता है। जूलियट वेक्स अप टू फाइंड रोमियो डेड। अब जब जूलियट रोमियो को डेड पाती है तो वो भी अपनी जान ले लेती है। तो ये क्लाइमेक्स हुआ। फॉलोइंग एक्शन कहाँ होता है? फ्रायर लॉरेंस एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, और वो मॉन्टेग और कैपुलेट दोनों फैमिलीज को बताते हैं, प्रिंस एस्किलस को बताते हैं कि एक सीक्रेट मैरिज थी और प्लान किया गया था जूलियट की डेथ, फेक डेथ का। लेकिन रोमियो तक वो मैसेज नहीं पहुंचता है, इसलिए रोमियो आकर अपनी जान ले लेता है, और जूलियट जैसे ही उठती है उसे रोमियो की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो जूलियट भी खुद को मार लेती है। तो यहाँ से फाइलिंग एक्शन शुरू होता है। लॉर्ड कैपुलेट एंड लॉर्ड मेंटिक एग्री होते हैं और वो अपने फ्यूड को यानी कि अपने झगड़े को एंड करते हैं, और प्ले एंड होता है प्रिंस एस्किलस के डिक्लेयर करने से, और डिक्लेयर करते हैं एवरीवन हैज बीन पनिश, कि सबको इस बात के लिए पनिश किया जाएगा जो ट्रेजिक एंड हुआ है, जो डेनोमा वहां पर हुआ है। तो इसको फ्रेटिक पिरामिड से समझाया गया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रेटिक पिरामिड क्या होता है। एक्चुअली फ्रेटिक पिरामिड में 5 की पॉइंट्स मेन होते हैं, जिसमें एक्सपोजिशन, राइजिंग, क्लाइमेक्स, फॉलिंग और डेनोमो होता है, जो रोमियो एंड जूलियट में शेक्सपियर ने शो किया है। ओके, इसके कीवर्ड्स के आप नोट्स बना लेंगे और जितने भी फैक्ट्स हैं उनको नोट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, सो आप अपने नोट्स रेडी रखिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से की